आपके सामने 21 कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। उपचुनाव में 3 जीतने के बाद 24 में कांग्रेस थी। हनुमान बेनीवाल एक था जो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ उस वसुंधरा से लड़ता था। जब भी वसुंधरा जी बोलने के लिए खड़ी होती तो एक बार तो मैं उसको बिठाता था, नहीं बोलने दूंगा, तो बाहर भी निकाल देते थे, सस्पेंड भी किया, कई बार बाहर ले गए, लेकिन मेरे हौसले और हिम्मत को कोई तोड़ नहीं पाया। 13 की तादाद के अंदर आप लोग जो यहाँ आए, मुझे इस बात की चिंता हो रही थी कि कहीं आप थक नहीं जाओ। 12-11 बजे से आने शुरू हो गए, 5 बज रही है, लेकिन ये नागौर का जवान किसान थकने वाला रुकने वाला नहीं है। और आज आपने संदेश दे दिया। कल नागौर में जिस तरह पर्वत सर से शुरुआत हुई थी और जो जलजला नागौर की धरती पे आया, कल जो तूफान नागौर के अंदर आया था, कांग्रेस और आरएलपी के कार्यकर्ताओं का, और जिस तरह कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जैसे ही गठबंधन पे मोहर लगी, एक साथ सब लोग इकट्ठा हुए और सबने यही तय किया कि हमें मिलकर इस बार मोदी और अमित शाह को सबक सिखाना है और नागौर से उस मजबूत लड़ाके को वापस लोकसभा के अंदर भेजना है, जिसने दिल्ली के अंदर किसान के सम्मान के लिए सत्ता को ठोकर मार दी। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठी थी, वो टकटकी लगा के देख रही थी कि कौन हमारा भाई हमें न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले आएगा। उस समय देश से अगर सबसे पहले उनको न्याय दिलाने जंतर मंतर पर गया, वो वीर तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल उन पहलवान बेटियों को न्याय देने दिल्ली गया था। भाइयों, जब किसानों के 3 काले कानून आए, पिछली बार 5 साल पहले इसी मैदान से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मैंने पर्चा दाखिल किया था। उसके बाद 3 किसान कृषि जो काले कानून आए, हमने बात करी देश के प्रधानमंत्री से, हम एनडीए के घटक दल हैं और आप एनडीए को अपना परिवार बताते हो। प्रधानमंत्री जी किसी से राय सलाह तो करते, और तो और जो हमारे कृषि राज्य मंत्री जो बाड़मेर से आते थे, उनको तो इस बात का पता भी नहीं था कि किसान बिल भी आएंगे। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे कृषि राज्य मंत्री को नहीं दिखाया। जो कृषि मंत्री थे, मध्य प्रदेश से आते थे, वही प्रेस को संबोधित करते थे और वही सारी बात करते थे। मैं नाम लेना भूल गया, मेरे छोटे भाई मनीष मिर्जा जी, जिनके लिए सबसे ज्यादा तालियां बजी थी ग्राउंड के अंदर, वो क्या थोड़े पीछे की पंक्ति के अंदर बैठे थे, आगे पंक्ति देखते देखते भूल गया। मनीष जी को बहुत अच्छी, आज मैंने इनका लंबे समय बाद भाषण सुना था, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, और निश्चित रूप से अगर ठीक काम करेंगे तो जनता इनको आगे बढ़ाएगी नागौर के अंदर। अगर काम अच्छा करेंगे, अब ये मेरे हिसाब से हमारे साथ अगर सबके साथ रहेंगे तो अच्छी ट्रेनिंग हम इनको मिलकर दे देंगे, क्योंकि इनके पिताजी को भी लोकसभा के अंदर सब लोगों ने मिलकर कराया, तब परिस्थितियाँ अलग थी। और आज जो मंच पे बैठे आप देखिए, जिस कैंडिडेट के बारे में खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं, बार बार लोग ये कह रहे थे कि उनको 2 बार लोकसभा के अंदर हरा दिया। विधानसभा के अंदर ताजा चुनाव तो हरिंद्र जी ने ज्योति मिर्जा को हराया। तो भूल रहे हो आप लोग कि खींवसर के चुनाव की जितनी चिंता आप लोग कर रहे थे, नागौर की भी उतनी कर रहे थे कि बताओ नागौर में पहले राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में क्या रहा। तो दोनों चीज आपने पूरी करी थी। भाइयों, मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा था। हमारे कृषि राज्य मंत्री को कभी प्रेस के सामने नहीं लाए, कभी नहीं बताया कि कृषि राज्य मंत्री कौन है, कहां का है। सिर्फ कृषि मंत्री आते थे और पीयूष गोयल जिनको खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं,
वो व्यक्ति किसान की बात करते थे, वही किसान नेताओं से बात करते थे। उस समय अकालियों ने मोदी का साथ छोड़ा और उत्तर भारत के अंदर देश की सबसे नई पार्टी, अगर मैं चाहता तो मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकता था। मेरे सामने एक तरफ लाखों करोड़ों किसान थे जिन्होंने मुझे उस मंजिल मुकाम तक पहुंचाया, और दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह की वो कुर्सी थी जिसने हजारों किसानों को शहादत देने पर मजबूर किया। भाइयों, मैंने किसी के कहने से एनडीए नहीं छोड़ा था। सोशल मीडिया पे बच्चे अपील करते थे कि भाई साहब मोदी की गोदी से बाहर आओ। मैं कोई गोदी में नहीं बैठा था, मैं तो एनडीए अलायंस का हिस्सा था, पार्टनर था। अलायंस पार्टनरशिप होती है। लेकिन आपकी भावनाओं को देखते हुए हनुमान बेनीवाल ने एनडीए को अलविदा का बाय बाय किया और उन किसानों को साथ लेके, ये राजस्थान का जो बॉर्डर था, गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी यह हाईवे कभी जाम नहीं हुआ था। मैं हजारों लोगों को लेके गया और एक झटके के अंदर इस शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम कर दिया, और दोबारा जब लेके गया तो 50,000 से लेके 1 लाख की संख्या थी। उसका अंदाज नहीं होगा कितने लोग थे, और 70 दिन तक खुद सड़क पर बैठा रहा। देश का अगर कोई सांसद सड़क पर लड़ाई लड़ रहा था उस ठंड के अंदर, वो नागौर का सांसद था। वो पंजाब में बात चली, हरियाणा में चली, उत्तर प्रदेश में चली, बिहार में चली। ये हनुमान बेनीवाल कौन है? इसकी नई पार्टी है, इसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। लोगों ने ये बात कही, लेकिन मैंने छोड़ दिया आपके लिए। फिर जब सेना को ठेके पे दिया, सबसे पहले विरोध किसी व्यक्ति ने अगर किया तो लोकसभा के अंदर उस अग्निपथ अग्निवीर योजना का विरोध किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, दिल्ली की ओर आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। पहले अग्निवीर की बात थी कि 4 साल के लिए जाएगा और 75% को वापस भेजेंगे और 25 को सेना के अंदर रखेंगे। जैसे ही नौजवानों की हुंकार की आवाज अमित शाह और प्रधानमंत्री के कानों में पड़ी, वो 25% वाला राइडर हटा के उसको 50% कर दिया कि आधों को तो रख लेंगे और आधों को वापस भेज देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे यहां से चुनाव जिता के भेजो, अग्निवीर अग्निपथ की जो योजना है उसे खत्म करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां कराएंगे। यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। भाइयों, एक व्यक्ति है लड़ाई लड़ रहा है, जिसके सामने सत्ता के अंदर जाने के कई मौके आए। 2003 अगर वसुंधरा से झगड़ा नहीं करता, मैं भी हाथ पैर जोड़ लेता तो मुंडवा से टिकट मिल जाता, मैं विधायक बनता और मैं मंत्री बन जाता। अगली बार पाड़ा बदल लेता, दूसरी पार्टी से बन जाता, फिर वापस आ जाता, फिर वापस आ जाता। जो लोग भाग रहे हैं आज बीजेपी के अंदर, जो कैंडिडेट थे, पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे थे, किस तरह भाग रहे हैं बताओ, भगदड़ मच गई। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ये कहा, ये मेरी सीट है, मेरे पिताजी ने आज संघर्ष किया, छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो तो धर्मेंद्र हेमा मालिनी अगर नहीं आते तो मैं जीत भी जाता, लेकिन उनका मुकाबला भी 20 साल पहले किया था। ये सब लोग इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं। 2008 में जब मैं चुन के गया, ये सही बात है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीता था। खींवसर नई सीट बनी परिसीमन के अंदर। खींवसर के लोगों को जब यहाँ इकट्ठा किया तो सबने एक बात कही थी कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो। मैंने कहा मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। सब कई लोगों की इच्छा ये भी थी कि पार्टी चुनाव लड़ो। उसमें हरिंदर जी नागौर आ गए थे और खींवसर से कोई दूसरे प्रत्याशी आए और मैं बीजेपी चुनाव लड़ा। आप सबने ये कहा था कि हम भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, हम हनुमान बेनीवाल को वोट दे रहे हैं और जिताएंगे। ये हनुमान को देख के दे रहे हैं, बीजेपी के कमल के फूल को वोट नहीं दे रहे हैं। और जैसे मैं जीत के गया, मेरे लिए तो वो झगड़े तैयार थे।
वापस वसुंधरा झगड़ा चालू हो गया जो पहले चल रहा था, मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया। मैं संघर्ष करता रहा, लड़ता रहा राजस्थान की विधानसभा के अंदर आपके लिए, पूरे प्रदेश के अंदर। और 2013 में आपने मुझे निर्दलीय जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। तब नागौर में 9 बीजेपी और 1 निर्दलीय आप खींवसर की जनता ने जिता के मुझे भेजा था। और उसके बाद 13 से 18 का जो संघर्ष था आपके सामने, 21 कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। उपचुनाव में 3 जीतने के बाद 24 में कांग्रेस थी, हनुमान बेनीवाल एक था जो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ उस वसुंधरा से लड़ता था। जब भी वसुंधरा जी बोलने के लिए खड़ी होती तो एक बार तो मैं उसको बिठाता था, नहीं बोलने दूंगा, तो बाहर भी निकाल देते थे, सस्पेंड भी किया, कई बार बाहर ले गए। लेकिन मेरे हौसले और हिम्मत को कोई तोड़ नहीं पाया। 13 से 18 के दरमियान जब मैंने सोचा मैं विधायक बन गया, मैं मेरे भाइयों के लिए कैसे काम आ सकता हूं प्रदेश के, तो मैंने मांग करी कि किसान का कर्जा माफ हो, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त और बेरोजगारी भत्ता और कानून का राज। इसको लेके 16 के अंदर जो हुंकार रैली में नागौर के अंदर करी थी, उस हुंकार रैली की गूंज मध्य प्रदेश के अंदर पड़ी। वहां के किसानों ने आंदोलन किया कर्ज माफी का, और कई किसानों ने शहादत दी। वहां की बीजेपी की सरकार ने किसानों पर गोलियां चलाई थी। भाइयों, देश में किसान कर्ज माफी के आंदोलन को अगर हवा दी तो नागौर की धरती से, इस वीर तेजाजी महाराज की धरती से आपकी हुंकार रैली से वो हवा मिली थी। बाड़मेर ऐसा सैलाब आया था कि संख्या का अंदाज नहीं कितने लोग थे, 7 लाख से ज्यादा लोग थे। बीकानेर सीकर हम पहुंचे, उससे पहले ही उस वक्त की वसुंधरा सरकार ने किसान की 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ कर दी थी और स्टेट हाईवे टोल फ्री कर दिए थे और 50,000 नौजवानों को नौकरी की घोषणा करी हाथों हाथ। यह आपका संघर्ष का परिणाम था, यह आपके भाई के संघर्ष का परिणाम था, जो चाह रहा था कि मैं आपके लिए काम आऊं, मैं उन किसान के बेटों के लिए काम आऊं, मैं मेरे भाइयों की सेवा करूं। और जब 18 का वक्त आ गया तो मेरे सामने एक ही विकल्प था कि मैं पार्टी बना के मैदान में आऊं। मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। मुझे याद है अरिंदर जी, उस समय जब हम वहां थे मानसरोवर के अंदर, तो मेरा जो सिंबल था वो 1 बजे मुझे अलॉट हुआ था रैली के दिन, 29 अक्टूबर 2018। 1 बजे सिंबल आया बोतल का, और फिर आप सबने बोतल लहराई थी जो रैली के अंदर था कि बोतल हमारा चुनाव चिन्ह है। वो प्रदेश की पहली पार्टी बनी जो किसान के बेटे ने संघर्ष करके एक नया इतिहास रचा। तीसरे मोर्चे की बात करी, तीसरे मोर्चे की परिकल्पना राजस्थान के अंदर करी। 18 के अंदर 3 विधायक, और बहुत सी जगह आपने ठीक स्थिति के अंदर हमारे को रखा। 18 से 23 के बीच जब 19 आया, ये सब लोग बैठे हैं, गठबंधन की बात चली थी, पहले भी जानते सारी बातें, पार नहीं पड़ा, गठबंधन बीजेपी से हुआ, तोड़ के आपके बीच में आ गया। और अगर कांग्रेस पार्टी और आरएलपी का अलायंस 23 के विधानसभा चुनाव से पहले हो जाता तो जैसा महेंद्र जी ने बताया था कि हम 150 के पार जाते राजस्थान के अंदर, क्योंकि नौजवानों के अंदर जोश था। बस उन्हें तरीका बताना था कि जोश को काम कैसे लाना। जोश तो आज भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा है, लेकिन खाली जोश से काम नहीं चलता। जोश के साथ होश, संगठन, सिस्टम। बीजेपी का मुकाबला करना छोटी बात नहीं है। पूरे देश का सारा पैसा इन्होंने ले लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। मैं मेरा संघर्ष आपको बता रहा हूं कि मैंने संघर्ष आपके लिया। आज जो हालात देश के अंदर बने हम सब ने तय किया। अब आप ये बताएं, कांग्रेस से अलायंस क्यों आवश्यक था? कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मन रखा देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि कांग्रेस देश के अंदर तमाम उन दलों से जो बीजेपी के खिलाफ है उनको साथ लेके इंडिया अलायंस करके और एनडीए का मुकाबला करेगी। ये गठबंधन कांग्रेस से नहीं किया, इंडिया गठ जो बनाया कांग्रेस से नहीं बनाया, एनडीए भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बना लिया था। आज भाजपा के लोग कह रहे हैं ना हम तो अपने आप ही सत्ता के अंदर आ गए। 2 सीट थी बीजेपी की 80 या 85 के अंदर उस समय जब बना, शायद दो एमपी इनके जीते थे। उसके बाद हर स्टेट में एक एक पार्टनर ढूंढते रहे, पार्टनर ढूंढा, उसको काम लिया, उसको भगाया और कब्जा कर लिया। इनका काम रहा था। आज भी
चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं वो एनडीए के नाम से लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नाम से नहीं ले रहे हैं। वो तो चुपके बात कहते हैं भाजपा 400 पार, बाहर के एनडीए हमारा परिवार, ये बात वो हमेशा कहते हैं। तो एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया अलायंस हुआ। हम सब ने तय किया कि लोकतंत्र खतरे के अंदर है, लोकतंत्र को बचाना है। अब आप बताएं, हमारी जो बीजेपी की प्रत्याशी है, ऐसी बीजेपी में थोड़ी चली गई। 1 लाख करोड़ का गबन घोटाला इंडिया बुल्स की जो डायरेक्टर है, उसमें ये खुद बीजेपी की कैंडिडेट, उसकी डायरेक्टर, 1 लाख करोड़ का घोटाला था इंडिया बुल्स के अंदर। 2-3 दूसरे मामले भी थे जिनको लेके इनको भागना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और मोदी और अमित शाह ये चाह रहे थे कि हम हनुमान को टक्कर देंगे, उसने हमारा कहना नहीं माना, हनुमान को ठीक करेंगे, इसलिए हम ज्योति मिर्धा से ठीक कराएंगे इसको, इसलिए ज्योति मिर्धा को भारतीय जनता पार्टी के अंदर लेके गए। क्या करोगे तुम लोग, हैं भाइयों? कोई अपने मन से नहीं गया। और मेरे लिए जैसे कल भाषण दे रहे थे कि हनुमान जी तो इधर हो जाते उधर हो जाते, कहां हो गया मैं तो मेरी पार्टी में तो हूं। अलायंस हुआ है, और अलायंस हुआ है देश हित में, लोकतंत्र को बचाने के लिए, दिल्ली के नेताओं की गुंडागर्दी खत्म करने के लिए, सेना की भर्तियां पूर्व की भांति सेना भर्ती हो, किसान का कर्जा माफ हो, सशक्त लोकायुक्त हो राजस्थान के अंदर, टोल फ्री राजस्थान, टोल फ्री देश हो, इसका अलायंस हमने किया है। महेंद्र जी ये कह रहे थे कि हनुमान जी को बाहर भी जाना पड़ेगा, सही बात है। अगर मैं यहीं घूमता रहा तो फिर मैं कांग्रेस के क्या काम आऊंगा, बताओ मुझे। यहां हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2-2 दिन या जो भी आप बताएंगे, सारा हमारे जिलाध्यक्ष जी ये तय करेंगे, जाकिर साहब, कि किस हिसाब से हमें तय करना है, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कब प्रचार चालू करना, हम बैठ के बात कर लेंगे। और बीच बीच में अगर मुझे जाना पड़ा तो दूसरी लोकसभा क्षेत्रों में जहां हमारे भाई इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उनके पक्ष में वोट की अपील करने के लिए जाना पड़ेगा। तब मुझे पता है कि आप मुझे छूट भी दोगे। ये जो चुनाव है नागौर का, इस पे देश की नजरें, अगर इस चुनाव के अंदर भारी वोटों से आपने जिता के भेज दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नया इतिहास इस राजस्थान की धरती से लिखा जाएगा, और नागौर फिर देश के किसानों का नेतृत्व करेगा, प्रदेश के किसानों का नेतृत्व करेगा। और मुझे पूरा भरोसा नागौर के जवानों पे, नागौर के किसानों पे, यहाँ के अल्पसंख्यक दलित भाइयों से, कि जब भी आपको आवश्यकता पड़ी, जब भी सर्व समाज को आवश्यकता पड़ी, मैंने ये नहीं सोचा कि सामने कौन है, और जिसका हाथ पकड़ लिया उसका हाथ बीच में नहीं छोड़ा, गरीब को गणेश मान के सेवा करी, और भ्रष्टाचार को मंजूर नहीं किया। इसलिए कई लोग मुझे छोड़ के चले गए। मैंने साफ साफ कह दिया था कि कमीशन खोरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में नहीं चलेगी, अपना आप भाग जाओ, नहीं तो मैं निकालूंगा। तब भागे लोग अपने आप। तो भाइयों, ये जो उसूल हमारे, अगर उसूल ही छोड़ देंगे तो फिर ये समय क्यों खराब किया? 20-25 मंत्री तो 3 में ही बन जाते, फिर मंत्री का मुद्दा ही नहीं था। और हमने तो 1 नंबर की लड़ाई की बात करी कि 1 नंबर पे कब आए। लोग तो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर की बात करते हैं। आप बताएं क्या हालात हो गए प्रदेश के अंदर। और उन नेताओं को आप बड़ा मानते हो, खैर आप तो नहीं मानते, लेकिन ठगी करते रहे कई समय तक इस नागौर के अंदर, अलग अलग इलाकों के अंदर। भाई मनीष ने सही बात आपको बताई थी, नाथुराम जी का असली उत्तराधिकारी तो ये लोग हैं। अभी सारी बातें आप जानोगे, या मन से मेरा कहना उचित नहीं रहेगा, सारी बातें हर व्यक्ति जानता है। जो सीधे थे उनको पीछे धकेल दिया, तेज तरार थे वो आगे आके उनके नाम का दुरुपयोग करके किस तरह हम इस भोली भाली नागौर की जनता को करके और फिर आगे आए, ये काम इन्होंने किया था। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से, आपने पढ़ा होगा, हर आदमी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम नहीं जानता। ये कंपनियों पे ईडी सीबीआई भेजते थे, इनकम टैक्स भेजते थे, और जो इनको पैसा दे देती थी
उनको फिर ठीक कर दे। ये इलेक्टोरल बॉन्ड, ये भ्रष्टाचार का एक नया तरीका भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने निकाला था। जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई तो मैंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता, मैं भी पार्टी चला रहा हूं, हमें तो किसी 100 रुपए का नहीं दिए। एक एमएलए साहब कहते हैं 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, सीएम साहब जांच करो। सीएम साहब क्या जांच करा ले? सीएम साहब के तो पर्ची खुल गई, भाग्य में क्या जांच करा ले क्या नहीं कराए। लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे उनका खुद का ही पता नहीं कि मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं लगता कि राजस्थान का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पर्ची से कैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया राजस्थान के अंदर। आपको लगता है? मैंने एक बच्चे को कह दिया कि आप तो भजनलाल जी की तरह सीधे हो। बोले मुझे भजनलाल मत कहो, मुझे शर्म आती है। बोलो भजनलाल के नाम में आता, मैं भजनलाल नहीं, मैं अलग हूं। अब किस किस तरह की बात। अटल बिहारी जी को श्रद्धांजलि देने की बात हो और श्रद्धांजलि नरेंद्र मोदी को दे देते हैं। बात हो सत श्री अकाल और कहते हैं सत सत अकाल, सत सत अकाल। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो एक जुमला है, खुद ही कहते हैं। अरे यार, मैंने विधानसभा के अंदर कहा, मैंने कहा भजनलाल जी आपने कभी सोचा था क्या? आप तो खाली खाने का इंतजाम करते थे, भाई कितने लोग दिल्ली से आएंगे, कौन सा खाना बनेगा भजनलाल जी तय करेंगे, और अचानक सीएम बना दिया। आप सोचो कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। किसी आदमी को अगर उठा के और कह देगा आप इस जिले के कलेक्टर हो, वो सोचे मैं करूं क्या, बार बार जाए सोचे मुझे क्या करना काम। अब कितना बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का। आप बताओ कि राजस्थान में भजनलाल जैसे सीएम बन गए लोग। ये सही बात है। कोटा के प्रहलाद गुंजल ने कहा था कि भजनलाल जी उस समय सरपंच के लिए संघर्ष कर रहे थे, कोई पंचायत समिति मेंबर के लिए टिकट मांग रहा था, वो लोग टिकटें बांट रहे हैं आज राजस्थान के अंदर। आप बताएं, वो तय करेंगे। कल कोई एमएलए कह रहा था भजनलाल जी को मैं कहता हूं जांच करा ले। भजनलाल जी को मैं कहता हूं कि आप भजनलाल जी अपना ध्यान रखें, क्योंकि आप ज्यादा दिन तक सीएम नहीं रहोगे और उसके बाद वहीं फिर सड़क पर डोलते नजर आओ। इस चीज का भी आप रख लें ध्यान, है ना। जांच कराना आपके बस की बात नहीं। और हमारी जांचें तो खूब लोगों ने कराई। वसुंधरा ने जांच कराई थी तो वसुंधरा का पता चला क्या? कहां गई वसुंधरा? कहां है? गई ना। तो यहाँ कई आए कई चले गए, पता ही नहीं चला। मैं तो यहीं खड़ा हूं। अभी देखो लाखों की हजारों की तादाद के अंदर आप खड़े हो सारे के सारे। जब भी आवश्यकता पड़ी प्रदेश के अंदर, अब एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए, मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, मेरे पास बच्चे आए, महेंद्र जी हो तो कांग्रेस पार्टी में थे तो अपनी पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकते, तो बच्चे मेरे पास आए कि साहब छात्र संघ के चुनाव चालू कराओ। कोई नई नीति, शिक्षा नीति थी उसके उसमें। अब मेरे को यूनिवर्सिटी ले गए और ले जाकर मेरे घड़े के अंदर डाल दी कि आप घूमो साहब। 1 महीने तक मैं प्रदेश में रैलियां करता रहा, सिर्फ इसलिए कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था और मेरे छोटे भाई और अध्यक्ष बने, सेकंड पीढ़ी के नेता तैयार हो, इनका हक और अधिकार नहीं मारा जाए। ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो 1 महीना बिना फालतू का। और जो रैली करी मैंने जयपुर के अंदर छात्र संघ वाले, उसमें छात्र नहीं आए थे, वो आरएलपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे। बरसात आ गई थी, आपने देखा होगा कि छात्र संघ चुनाव कुछ लोग कराना चाहते हो, ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने उन बच्चों के लिए प्रयास किया, क्योंकि मैं यहां से निकला हूं छात्र संघ के माध्यम से। आज कोई दुख तकलीफ के अंदर होगा, मैं उसकी मदद करने के लिए जाऊंगा। और मैं ये परवाह नहीं करता कि कहां से धमकी मिली, कौन है कौन नहीं है। जाकिर साहब को धमकी दी जिस ज्योति मिर्जा के ड्राइवर ने, इन्होंने मुझे बताया नहीं। मैंने इनको कहा, मैंने कहा जाकिर साहब कमाल कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं चला। मैंने डीजी को कहा कि धमकी देने वाले को आप ला रहे हो, फिर हम हमारे तरीके से बात करें। बोले हम ला रहे हैं, ला के पटक दिया उसको, 20 फट्टे लगाए। इनके पास पुलिस चली गई और इन्होंने कहा छोड़ो माफ करो। धमकी देने वालों में भी कान दम है, या देखा हुआ धमकी राजस्थान में कौन बकवास करते हैं। बकवास कोई कुछ कर लेता है। शाम को 8 बजे बाद कई लोग धमकियां देते हैं, सुबह वापस पैर पकड़ते हुए दिखते हैं। अरे धमकियों का दम नहीं जाकिर साहब, आप चिंता नहीं करें। इन सबको अपना देखा हुआ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो मजबूत अलायंस नागौर के अंदर हुआ है, ये लोग बौखला गए। बौखलाहट के अंदर कई तरह की बातें करेंगे, कई आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, और जिस तरह की ओछी भाषा का कल प्रयोग किया गया यहाँ पे, आप बताएं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 2018 के अंदर खुद के बेटे को एमएलए बनाने के लिए
मेरे पैरों में हाथ डाल दिया था। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी, ऐसे क्या कर रहे हो आप, भाई हो मेरे, करूंगा मदद, जो भी आ गया उसकी मदद की। कि हनुमान जी तो चाहे जहाँ खड़ा करते हैं, खड़ा करने के भी लेते हैं और उसका देते हैं, तो शर्म आने की बात है। ऐसे व्यक्तियों की मानसिक स्थिति बिगड़ के मैं उनके परिवार से भी आग्रह करूंगा कि इनका इलाज कराएं, इनको भर्ती कराएं कहीं ले जाके, नहीं तो ये समाज की प्रतिष्ठा को ये दांव पे लगा रहे। मुझे दिल्ली में लोग कह रहे थे ये व्यक्ति जो गाली गलौज कर रहा है ये आपकी जाति का है क्या? मैंने कहा है तो हमारे समाज का। कि ऐसे क्या गालियां देता, कोई इसका माइक नहीं पकड़ता क्या? मैंने कहा पता नहीं, वो समय भी आ सकता है, माइक भी पकड़ सकता है और दूसरा काम भी हो सकता है, आप जानते हो सारी बातें। लेकिन लोग चिंता करते होंगे क्या करें, अब छोड़ो, जो भी मनोरंजन कर रहा है। आप बताएं, घर में बहन बेटियां भी होती होगी, आधा आधा घंटा गाली गलौज करना और ये बात करना कि मेरी तो बातें अमेरिका में चल रही है, तो आप ये बताएं इससे ज्यादा गिरावट